तो हेलो गाइस, अभी तक हमारा 4-5 लेक्चर इस चैनल के हो चुके हैं। इस चैनल के तो मैं क्या बोलूंगा, ये तो गलत हो गया बात ही मेरी। ठीक है, चलने दीजिए। इस चैनल के नहीं, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस चैप्टर के जो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस, उसके 4-5 लेक्चर्स अभी तक लगभग मेरे ख्याल से 4 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। आज जो हमारा ये 5वां लेक्चर है वो हमारा रेस्पिरेशन का, हम लोग पूरा का पूरा टॉपिक जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा का पूरा आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। रेस्पिरेशन को जितना भी एनसीईआरटी में दिया है कुछ भी हम लोग आज छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पूरा कर चुके हैं अगर हम लोग बात करें तो, अगर आप पहली बार इस लेक्चर पे या फिर इस चैनल में आप पहली बार आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस लेक्चर पे मत आइए। आप पिछले 3 लेक्चर्स को देख करके आइए, 3-4 लेक्चर जो भी हो चुके हैं आप उनको देख करके आइए। अभी तक हमने क्या क्या पूरा कर लिया, एक बार मैं उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। ठीक है, ज्यादा शुद्ध शुद्ध हिंदी हो गई, बहुत ज्यादा। देखना क्या है, पहला हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं। जो पहला था लेक्चर उसमें तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था पूरे चैप्टर का, वो तो चलो ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपका टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आ गया। और तीसरा क्या है, हम लोग डाइजेशन इन ह्यूमंस हम लोग पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। या फिर जितना भी डाइजेशन एनसीईआरटी में दिया, ह्यूमंस हो एनिमल्स हो, ठीक है, अमीबा पैरामीशियम जो भी दिया एनसीईआरटी में हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो यानी कि हमारे ये 3 टॉपिक्स अभी तक पूरे हो चुके हैं। आज जो हमारा चौथा टॉपिक, इसको मैं अलग कलर से लिखूंगा कि वो अभी आज पढ़ेंगे उसको। जो हमारा 4th टॉपिक है, देखो वो क्या है आपका, रेस्पिरेशन। वो हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन। ठीक, आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ हमारा ये लगातार फ्लो आपका चलता रहेगा। रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आपके 1-2 टॉपिक बाकी हैं। ये चैप्टर अगले 3 से 4 लेक्चर में आपका विथ क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग एक लेक्चर लास्ट में लेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तमाम जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं वहां से हम लोग लेंगे और हमारा ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस लेंगे, एमसीक्यू भी लेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी आते हैं सब कुछ हम लोग लेंगे इसके अंदर, केस बेस्ड और जो भी आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारी पहली एक्टिविटी पे। इसमें अभी क्या हुआ था, मैंने लेक्चर स्टार्ट कर लिया था लेकिन यहाँ पर जो हमारे, ठीक है, जो इसको सबको प्रिपेयर करते हैं स्लाइड्स को, वो यहाँ पर ये डायग्राम्स को ऐड करना भूल गए थे, तो मुझे फिर से इस लेक्चर को रिकॉर्ड करना पड़ा। 3-4 मिनट का लेक्चर ऑलरेडी हो गया था लेकिन फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा क्योंकि हमारे ये डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको देख करके हमको काफी हद तक चीजें समझ में आती हैं और कई बार ये डायग्राम्स ही आपके बोर्ड के एग्जाम में या फिर स्कूल एग्जाम से वो लोग दे देते हैं और इन डायग्राम्स को देख करके आपको इन चीजों को लिखना पड़ता है, तो इसलिए ये डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखना क्या है, पहला क्या आपका, पहली एक्टिविटी 5.4 आपकी ये है। ठीक है, 5.7 यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन वो दोनों चीजें क्या है, सेम है आपस में, तो कंफ्यूज मत होना। एम क्या है इसका, टू शो द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एक्सहेल्ड एयर। मतलब क्या है, जो हमारी एक्सहेल्ड एयर होती है, जो हम एयर निकालते हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को हमको यहाँ पर शो करना है। ठीक है, देखना बड़े ध्यान से, क्या क्या हमको सामान चाहिए। फ्रेश लाइम वाटर हमको चाहिए जो मार्केट से ले आना, 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, रबर की हमको ट्यूब चाहिए एक, और हमको या तो आपके पास सिरिंज हो या फिर क्या हो, पिचकारी हो। पिचकारी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि इस समय क्या है, अगले 10-12 दिन के बाद हमारा होली का त्योहार आने वाला है। जब होली का त्योहार आने वाला है तो वो पिचकारियों का और रंगों का ही त्योहार है। ठीक है, तो आपके घर में पिचकारी आ गई होगी या फिर आने वाली होगी। अगला क्या है, सिरिंज भी घर में होती है बहुत लोगों के। मेरे घर में सिरिंज आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगी क्योंकि मेरे पापा जो है, जो पिताजी हैं, वो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं, इसलिए हमारे घर में सिरिंज तो बहुत ज्यादा मिल जाती है। और वैसे भी अगर आपके पास नहीं भी है तो आप मार्केट से भी सिरिंज लेकर के आ सकते हैं। देखना बड़े ध्यान से, प्रोसीजर क्या है, टेक फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब। मतलब क्या है, 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में हमको फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर को ऐसे रख देना। एक ये वाली टेस्ट ट्यूब आपकी हो गई और एक ये वाली टेस्ट ट्यूब हो गई। फिर देखना क्या होगा, ब्लो एयर डायरेक्टली थ्रू योर माउथ इनटू द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। मतलब क्या है, जबकि पहली वाली टेस्ट ट्यूब है, इसको मैं पहली मान रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी भी इसको पहला मान रहा है, इसको दूसरा मान रहा है। ठीक है, तो पहली टेस्ट ट्यूब में तुमको डायरेक्टली अपने मुंह से हवा को ब्लो मतलब अंदर डालना है टेस्ट ट्यूब के। ठीक है, ट्यूब की हेल्प से, ट्यूब कौन सी है, रबर ट्यूब की हेल्प से तुमको हवा को अंदर डाल, अच्छा रबर ट्यूब यहाँ पे हो रही है यूज, यहाँ पर डायरेक्ट तुम डाल सकते हो ट्यूब से, अपने मुंह से डायरेक्ट तुम डाल सकते हो हवा। फिर क्या है इसके अंदर, कंटेनिंग लाइम वाटर, नोट द टाइम टेकन फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। मतलब क्या है, अब देखना एक चीज क्या होती है आपकी, अगर तुम इसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर, रुको मैं बताता हूँ कैसे लिखना है इसको। आप ऐसे आराम से, ये थोड़ा सा इसको, ठीक है, थिकनेस में, हाँ यहाँ इसको लिख लो, यहाँ एक साइड में आप लिख देंगे। हालांकि बहुत बच्चों को ये चीजें पता भी होंगी लेकिन अगर नहीं पता है तो, जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, टन्स लाइम वाटर, थोड़ा दूधियापन लाइम वाटर के अंदर आ जाता है। दूधिया मतलब क्या, दूध की तरह, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, लाइम वाटर मिल्की, तो क्या लिख दिया इसके अंदर, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, ऐसा होता है, ये फैक्ट है।
ऐसे रिएक्शन आपके होते हैं, ठीक है। तो क्या करना है तुमको, जब तुमने अपने मुंह से हवा को ब्लो किया तो कितना जल्दी ये लाइम वाटर मिल्की हो गया आपको, वो टाइम आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। अगला देखना, नाउ टेक अ सिरिंज और पिचकारी एंड पास एयर थ्रू द सेकंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर। मतलब क्या है, अब आपको पिचकारी या फिर सिरिंज की हेल्प से हवा डालना है ये वाले टेस्ट ट्यूब में। फिर से आप टाइम देख लें कि कितने टाइम में लाइम वाटर मिल्की हुआ है इसके अंदर। ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिलेगी, लाइम वाटर इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब टर्न्स मिल्की फास्टर एज कंपेयर टू द सेकंड टेस्ट ट्यूब। मतलब क्या है, जिसमें आपने अपने मुंह से डाली थी हवा, इसके अंदर लाइम वाटर जल्दी मिल्की हो जाएगा, इसके अंदर लाइम वाटर थोड़ा देर में मिल्की होगा। जिससे क्या प्रूव हो रहा है, कंक्लूजन क्या बाहर आ रहा है, द एयर एक्सहेल्ड बाय ह्यूमंस कंटेन मोर CO2 देन द एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मतलब क्या है, जो एयर ह्यूमंस के माउथ में थी, ठीक है, एयर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, अगर बात करें और क्या बात करें, एयर प्रेजेंट इन, क्या मैं इसको एटमॉस लिखूं या फिर पूरा एटमॉस्फेयर लिखूं, एटमॉस्फेयर ही लिख देता हूं पूरा, ठीक है। ह्यूमंस वाले में एयर में ज्यादा CO2 था किसके मुकाबले, एटमॉस्फेयर के मुकाबले, ठीक है। तो इसको प्रॉपर करें तो एटमॉस्फेयर के मुकाबले किसकी यहाँ बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है किसकी, CO, सिंपल बात आपकी यहाँ पर ये आ गई, ठीक है। तो ये इस ऑब्जर्वेशन से आपको ये चीज प्रूव हो गया। अब बोर्ड एग्जाम में वो तुमसे क्या पूछेगा, वो आपसे ये पूछ लेगा कि आपको एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी ऐसी बतानी है जो ये प्रूव करे कि एटमॉस्फेयर में कम CO2 है और हमारी एक्सहेल्ड एयर में ज्यादा CO2 होता है। आगे बढ़ जाओ, क्या करना है, अब देखो क्या है, अब इसके लिए आपका एनसीईआरटी में कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग डायग्राम को इमेजिन कर पाए। मैं हल्का सा ट्राई करूंगा कि हमारे पास जो भी शेप्स वगैरह हैं इनकी हेल्प से मैं डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ करने का ट्राई करूंगा। देखना, टू शो द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन ईस्ट, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आपको या तो फ्रूट जूस ले आना है मार्केट से, या फिर क्या ले आना है, शुगर सोल्यूशन जो कि आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। अगला क्या है, ईस्ट ले आओ, मिल जाएगा भाई, टेस्ट ट्यूब ले आओ, एक होल आपका, एक ऐसा आपको लेके आना है कॉर्क जिसके अंदर एक होल प्रेजेंट हो, वन होल्ड, ठीक है, फिर दरवाजे पे आ गया, तो क्या आपका वन होल्ड कॉर्क आपके पास होना चाहिए। अच्छा क्या, बेंट ग्लास ट्यूब, एक आपकी ग्लास ट्यूब ले आओ, बेंट ग्लास ट्यूब का कैसी भी एक ग्लास ट्यूब ले आओ। अगला क्या आपके पास क्या होना चाहिए, फ्रेश लाइम वाटर आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अब समझना बड़े ध्यान से, प्रोसीजर क्या है, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, पहले एक टेस्ट ट्यूब बना लेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब कैसे बनाएंगे, बन गया भाई, ठीक है। डायग्राम मेरा थोड़ा सा ड्राइंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी जो ड्राइंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, समझ लो ना, बहुत ज़्यादा अच्छी का मतलब, ठीक है। तो आपकी ये मेरी ड्राइंग यहाँ पर आ गई, टेस्ट ट्यूब मैंने यहाँ बना लिया। क्या करो, इसके अंदर थोड़ा सा फ्रूट जूस डाल दो। अब जहाँ तक जो मुझे लगता है फ्रूट जूस आपका व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, जहाँ पे मैं फ्रूट जूस नहीं शुगर सोल्यूशन की बात करूंगा, ठीक है, तो व्हाइट कलर का शुगर सोल्यूशन है, ठीक है, आपका शुगर सोल्यूशन है। फिर देखना क्या करना है तुमको, इसके अंदर आपको यू हैव टू ऐड सम ईस्ट इनटू दिस सोल्यूशन, इसके अंदर आपको कुछ ईस्ट ऐड करना है, ईस्ट इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है, जो येलो कलर का वो आपका ईस्ट है। फिर क्या किया आपका, फिट द टेस्ट ट्यूब विद अ वन होल्ड कॉर्क, यहाँ पे तुमको एक लगा देना है कॉर्क, और वो कैसा होना चाहिए आपका, वन होल्ड कॉर्क होना चाहिए। कॉर्क आपका लगभग लगभग इस कलर का होता है, ठीक है, यहाँ में लगा रहा हूँ कॉर्क, ठीक है, इसको मुझे कलर करना पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब व्हाइट कलर की होती है ना, नहीं मेरी वाली आपकी, मेरी वाली जो टेस्ट ट्यूब है वो किस कलर की है, रेड कलर की टेस्ट ट्यूब है, मिलती है मार्केट में, बस मुझे मिलती है और किसी को नहीं मिलेगी, खोजना मत। तो वन होल्ड कॉर्क चाहिए हमको, यहाँ पर गलत जाएगा, इरेजर इससे अच्छा तो यूज़ कर लेंगे, इरेजर को करो छोटा और यहाँ पे हल्का सा वन होल्ड कॉर्क, मतलब ये आपका वन होल्ड कॉर्क यहाँ पर चलेगा, ठीक है। फिर से मुझे थोड़ा सा रेड कलर से इसको करना पड़ेगा, वन होल्ड कॉर्क आपका, ये थोड़ा सा डायग्राम को मैं बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि इसी डायग्राम को आपको पढ़ना है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब वगैरह सब कुछ बन चुका है, ये देखो भाई, खतरनाक खतरनाक, देख अब क्या करना है, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अनदर टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। मतलब क्या है, हाँ ठीक है, चलो 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 चलो, होल्ड कॉर्क एंड ए बेंट ग्लास ट्यूब, ग्लास की ट्यूब, यहाँ से क्या करो, एक, हाँ, डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अनदर टेस्ट ट्यूब, मतलब जो तुम्हारी ग्लास की ट्यूब है इसका जो फ्री एंड है वो एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दो, यहाँ पे यानी कि हमको एक और टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी। ये फिर से वैसे ही बनाता हूँ मैं, बहुत पतला कर दिया क्या इसको स्केल, हाँ ठीक है, चलो एक और टेस्ट ट्यूब यहाँ अगर मैं बनाऊँ तो,
कुछ इस प्रकार से। यहाँ क्या है, इस वाले टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्या होना चाहिए, लाइम वाटर होना चाहिए। लाइम वाटर मान लो तुम्हारा, ठीक है, व्हाइट तो नहीं कर सकते हम लोग, ये कर देते हैं लाइम वाटर का कलर। ये क्या आपके पास लाइम वाटर इसके अंदर है, ठीक है। यहाँ से निकालो एक, यहाँ से एक आपको बेंट ग्लास ट्यूब चाहिए। बेंट ग्लास ट्यूब मतलब ऐसे कुछ भी आप एक तरीके से ट्यूब मान सकते हैं, कैसी भी एक ट्यूब मान लो। तो अगर ट्यूब में यहाँ से एक ट्यूब निकालो और इसको कहाँ डाल दो, दूसरी वाले टेस्ट ट्यूब में डाल दो। बहुत ध्यान से इसको कहाँ डाल दो, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको डाल देना है। अब होगा क्या, ऑब्जर्व द चेंजेस इन लाइम वाटर। लाइम, अब क्या होगा, ये जो लाइम वाटर है इट टर्न्स मिल्की। इससे क्या प्रूव होगा, इस लाइम वाटर को कहीं ना कहीं से क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं ना कहीं से इस लाइम वाटर को मिला है। एक बार देखो मेरे डायग्राम दिख रहे हैं कि नहीं सही से, बिल्कुल परफेक्टली डायग्राम्स मेरे दिख रहे हैं। तो क्या है, ये लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाएगा। मिल्की होने से क्या प्रूव हुआ, मिल्की होने से ये प्रूव हुआ कि यहाँ पर जो आपका फर्मेंटेशन हुआ है, फर्मेंटेशन में क्या हुआ, CO2 का प्रोडक्शन हुआ है और वो CO2 कहा गया इस लाइम वाटर के कांटेक्ट में, और लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। सही बात है, बात ही खत्म हो गई। क्या लिखा, द ईस्ट अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूसेस CO2 व्हिच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। डिटेल में अभी इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 मिनट में। अगला आ जाओ। अब हमारा क्या आ गया, अब हमारा पूरा का पूरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। हमने 2 एक्टिविटीज पढ़ ली और एक्टिविटीज से हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। समझना, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। 1 नंबर का सवाल आएगा, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, कौन कौन से। पहला क्या आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कहाँ होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब क्या है, इसमें हम लोग ग्लूकोज को कंप्लीटली तोड़ते हैं, किसमें, CO2 में और पानी में। यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, कितनी आपकी, यहाँ भी मैं बात करूंगा उसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ मुझे लग रहा है कि अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक अगर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से देखना, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गया। C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O, और साथ में क्या निकलेगी, बहुत सारी एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में बाहर आती है, ये TP, ये TP, ये आपका ये होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई, यहाँ बीच में आपका ये आपका साइन होना चाहिए था डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा घचपच हो गया है, उतना हो जाता है भाई, लिखने उखने में उतना हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये क्या है, ये हमारा प्रॉपर रिएक्शन है इसका। यहाँ होता क्या है, अब ये C6H12O6 का नाम बताओ, जो ना बता पाए वो बैल, जो बच्चा ये नाम ना बता पाए वो बैल होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्लूकोज। थोड़ा सा छोड़ा दिया। ये आपका ऑक्सीजन है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। क्या तुमको रिएक्शन से ये चीज प्रूव हो रही है कि नहीं। और एरोबिक का मतलब ही क्या होता है आपका, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपका ये एरोबिक जो वर्ड है यही क्या दर्शाता है, ये आप बात करता है किसकी, ऑक्सीजन की बात करता है। सिंपल, आपकी यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। अगला क्या है तुम्हारे पास, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ग्लूकोज, इसमें होता क्या है, ग्लूकोज टूटता है किसमें, इथेनॉल में, CO2 में, और आपका बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। बहुत सारी एनर्जी इस प्रोसेस में वेस्ट हो जाती है। तो क्या है, ये आपका ईस्ट में होता है, सबको पता होता है। लेकिन आपका एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बहुत सारे कुछ बैक्टीरियाज में आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होता है। बेसिक रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। फिर से यहाँ पे कर दिया गलती, गलती तो क्या किया, बस यहाँ बीच में आपका एक डायरेक्शन बताने के लिए साइन होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे मैं क्लियर इसको लिख देता हूँ, क्या है, C6 ग्लूकोज सबके लिए कॉमन है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई भी रोल नहीं है। यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा, C2H5OH, जिसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, साथ में 2CO2। पानी का भी यहाँ पे कोई प्रेजेंस शो नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। अगला देखना, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एक और जगह पे होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से, ह्यूमन मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ह्यूमन मसल्स बोलते हैं। देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। When there is a lack of oxygen in muscle cells, pyruvate is converted into lactic acid। मतलब क्या हुआ, अगर आपको एक चीज पता है तो सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थोड़ी सी चीजें जो कि शायद तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। सब में जनरल जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है जो आपका स्टोर्ड फूड है, ठीक है। ये होता है चेंज केस में पायरुविक एसिड में या फिर पायरुवेट में, पायरुविक एसिड या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरुवेट,
वेट बोलते हैं, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका प्रोसेस जो है वो अलग हो जाता है, यहाँ से प्रोसेस क्या आपका डिफरेंट होता है, इसमें हमको ऑक्सीजन का कोई भी नीड नहीं होती है। यहाँ से अगर ऑक्सीजन यूज हो रहा है तो कुछ और होगा, नहीं हो रहा यूज तो कुछ और होगा, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी कि ये प्रोसेस क्या है आपका सबके लिए कॉमन है। इसके बाद क्या है तुम्हारा, इसके बाद आपका ये दो चीजों में बटेगा, एरोबिक में और एनारोबिक में, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आपका एरोबिक रेस्पिरेशन भी पॉसिबल है, एरोबिक, ठीक है, बस इतना लिखना, इसका मतलब रेस्पिरेशन है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ से आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी पॉसिबल होता। एक और चीज अगर तुमको नहीं पता तो एक चीज और लिख लो यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं अगर करूँ तो यहाँ से ये जो प्रोसेस है आपका, ये वाला प्रोसेस, सॉरी रुक जाना, नीचे से लेके जाएंगे, ये वाला जो आपका प्रोसेस है ये आपका कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। ये कहाँ पे होता है आपका, साइटोप्लाज्म में, बाकी सब पता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ह्यूमंस में, ठीक है। ये वाला प्रोसेस जो है तो आपका ये क्या है, ये आपका हर जगह पे कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है। इतना चीज याद रखना, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका हो गया एरोबिक, ठीक है, ये आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये क्या है, एनारोबिक, मतलब क्या, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। सिंपल सिंपल बातें हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे देखो थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पे आपका फिर से ये ग्लूकोज के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक आपकी यहाँ पर एरो होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा फॉर्मूला किसका है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। क्या मैं इसको भी लिख दूं ठीक तरीके से, यहाँ लिख दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत भाई इतनी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, इंसान है, गलतियां टाइपिंग में आपका कुछ ना कुछ टाइप करने में या फिर उसमें प्रिंटर शायद उसको जनरेट करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। हर चीज के लिए हम लोग पीछे नहीं पड़ सकते हैं, हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियां बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो क्या तुम्हारा ये आपका क्या है, लैक्टिक एसिड, और ये क्या ग्लूकोज है। ग्लूकोज तुम जानते हो, लैक्टिक एसिड तुमको नहीं पता था फॉर्मूला, तो यहाँ पर जान जाओ। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी यार थोड़ा बहुत तो यहाँ वहाँ हमको जाना ही पड़ेगा। ये क्या आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अब क्या है, एक चीज जो इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में है, इसी से हमको क्या होता है, इसी से हमको मसल क्रैम्प्स भी होते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें हैं, वड़ा पाव खाते हैं। चलो बढ़ जाएंगे आगे। अब देखो क्या है आपका एटीपी, जो क्या होता है तुम्हारा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। क्या है, एटीपी क्या है तुम्हारे पास, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होता है, मतलब यही से ताकत मिलती है। करेंसी का मतलब क्या है, जहां से हमको कुछ चीज मिलती है एक तरीके से। तो क्या है, एनर्जी कहां से मिलती है, एनर्जी को पाने की ताकत कौन है, एटीपी है। देखना, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब क्या है, जो एनर्जी रेस्पिरेशन में बनती है, रेड कलर चाहिए, जो एनर्जी रेस्पिरेशन में बनती है वो कहां पे स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखना, एटीपी इज मेड फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो क्या है, एटीपी कहां से बनता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एडीपी जब मिलते हैं और साथ में एनर्जी, जब तीनों चीजें मिलती हैं तो क्या बनता है, आपका एटीपी बनता है, ठीक है। ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या रहेगा, बीच में एरो लगा लेना, वो आपका प्रिंटिंग थोड़ा बहुत जनरेटिंग में दिक्कत हो चुकी है, यहाँ पर लग जाएगा एरो, एटीपी का जस्ट पहले यहाँ पे एक एरो होगा, या फिर लिख देता हूँ यार, देखो कंफ्यूजन हो जाएगी बच्चों को, ठीक है। ये आपका पी लिखा था यहाँ पे, लेकिन रियल में क्या लिखते हैं, आईपी लिखते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एनर्जी, इससे क्या बनेगा तुम्हारा, एटीपी बनेगा। सिंपल आपका ये रिएक्शन यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो क्या है, जब एटीपी को तोड़ते हैं तो क्या होता है तुम्हारा, जब एटीपी क्या हो गया, रेस्पिरेशन के टाइम में ये एटीपी स्टोर हो गया, ये सबके आपस में मिले एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गए जाकर के हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, बात खत्म हो गई। अब जब हमको ताकत चाहिए, जब हमारे सेल को ताकत चाहिए, तब क्या करेगा, ये इसी एटीपी को तोड़ देंगे। एटीपी को तोड़ेंगे, जब ये टूटेगा तो इसका उल्टा प्रोसेस होगा, क्या मिलेगी, बहुत सारी एनर्जी वहां पे रिलीज होगी। कितनी होती है रिलीज, एग्जैक्टली 30.5 किलोजूल पर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एनर्जी आपकी रिलीज होती है। बात खत्म हो गई। एटीपी कहां कहां पे होता है यूज, मसल कॉन्ट्रैक्शन, नर्व इंपल्स की कंडक्शन में, प्रोटीन के सिंथेसिस में, मतलब क्या है, जहां जहां एनर्जी चाहिए वहां वहां पे एटीपी यूज होता है हमारी बॉडी में। अगला देखना, अब क्या लिखा है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में थोड़ा बहुत आपके बात यहाँ पे किया हुआ है, बहुत ज्यादा एनसीईआरटी में दिया भी नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भी नहीं। क्या लिखा है, प्लांट एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, जाहिर सी बात है, ड्यूरिंग दैट डे प्लांट्स टेक इन CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन, मतलब क्या CO2 लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, सबको पता है। एट नाइट प्लांट्स ओनली परफॉर्म रेस्पिरेशन एंड रिलीज CO2, मतलब क्या है, रात में प्लांट्स खाली रेस्पिरेशन करते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो क्या है, रेस्पिरेशन इन एनिमल, जिसके ऊपर सवाल तुमसे एग्जाम में पूछता है। यहीं पर अभी एक इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, देखना बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आएगी। एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश दे यूज गिल्स टू एब्जॉर्ब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ठीक है।
दे यूज गिल्स टू एब्जॉर्ब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। मतलब क्या है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन जो पानी में घुला हुआ है, क्योंकि आपको पानी में फ्री ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, पानी के अंदर है फिश, तो पानी में क्या मिलेगा तुमको, ऐसा ऑक्सीजन जो पानी के अंदर घुला हुआ है, तो वो ऑक्सीजन को ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखना जो सवाल बनता है इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेना, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये पूछा है व्हाई डज द रेट, अब देखो मैं तुमको सवाल पहले बता रहा हूँ, आंसर फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाई डज द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो आपके लैंड में रहते हैं, जो जमीन में रहते हैं एनिमल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं। क्यों होता है, बिकॉज द लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में क्या होता है, बहुत कम ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में हम लोग हैं, यहाँ पर है खुले में, आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल है, उसके पास तमाम ऑक्सीजन है आपकी, लेकिन पानी में क्या डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत कम अमाउंट में होती है, इसलिए क्या वो लोग तेज तेज ब्रीथिंग करते हैं, क्योंकि उन लोग तेज उन लोग को जल्दी जल्दी ऑक्सीजन वहां पर निकालना पड़ता है, लेना पड़ता। अगला क्या लिख दिया, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे यूज ऑर्गन्स लाइक लंग्स, ट्रैकिया और स्किन फॉर ब्रीथिंग। अगला देख लो, हमारा ये आ गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहला पार्ट इसका क्या है तुम्हारा, नेजल पैसेज या फिर जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। एयर एंटर द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल विच आर लाइंड विद हेयर एंड म्यूकस। यहाँ पे क्या नॉस्ट्रिल में आपका हेयर प्रेजेंट होता है, क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, फिल्टर करता है डस्ट के पार्टिकल्स को, वही रास्ते में रोक देगा, डस्ट के पार्टिकल्स को अंदर जाने नहीं देगा। अगला देखो ट्रैकिया, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, देखना इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे ट्रैकिया, जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया मैं यहाँ पे ले जाता हूँ नीचे, हाँ हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं ट्रैकिया को, ठीक है। करता क्या ये, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विद कार्टिलेजिनस रिंग्स। यहाँ पे क्या कार्टिलेज, वो दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे किया भी है, कार्टिलेज की रिंग, जिसको हम लोग अगर डिटेल में बोले तो क्या बोलते हैं, सी शेप्ड, क्योंकि ये देखने में सी के शेप की होती है, ठीक है, देना ध्यान से, सी के शेप की आपकी होती है, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, मतलब कार्टिलेज की बनी हुई सी शेप की रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ये भी आपका, इसको भी कर लेना भाई स्टार मार्क, सवाल एनसीईआरटी में पूछा है। काम क्या होता है इसका, टू प्रिवेंट, जिससे क्या हवा बहुत तेजी से यहाँ पे मूव करेगी, तो जो कार्टिलेज की रिंग है वो इसको ऐसे रोक के रखेंगी कि आपका ये जो हवा जब तेजी से मूव करे तो यहाँ पे टेंशन बनेगा, जिससे आपका ये जो ट्रैकिया की वॉल्स है वो आपस में कोलैप्स ना हो जाए, उसको रोकने के लिए वहां पर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगला देखना, ब्रोंकाई, ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकाई, वन फॉर ईच लंग। अब क्या है, ट्रैकिया के बाद तुम्हारा ब्रोंकाई में होता है डिवीजन, दो ब्रोंकाई में आपका ये जो है बना कि नहीं, हाँ ये देखो, ये जो है आपका पार्ट क्या आपका ब्रोंकाई है, एक ब्रोंकाई ट्रैकिया होता है डिवाइड दो ब्रोंकाई में, एक ब्रोंकाई आपका ईच लंग्स में जाता है। फिर तुम्हारा लंग्स आ गया, लेकिन यहाँ पे लंग्स नहीं आता, ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकियोल्स के बाद क्या आता है तुम्हारा एल्वियोलाई आता है। तो कुछ इस प्रकार से तुम्हारा ये चलता है, ठीक है। इस वाले क्या ट्रैकिया है, जो आपकी सीरीज जो आपका ऐसे होता है, ट्रैकिया के बाद क्या है ब्रोंकाई है, फिर ब्रोंकाई डिवाइड होकर बताता है छोटे छोटे पाइप्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। फिर ब्रोंकियोल्स के लास्ट में आपका एक एंड में एक आता है ऑर्गन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलर सैक बोलते हैं, जिसको यहाँ पे लिखा है एल्वियोलर सैक, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। खत्म बात हो गई। अब देखना क्या है, लंग्स का काम क्या है, इट कंटेन्स एल्वियोलाई वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स। मतलब क्या है, जो तुम्हारा एल्वियोलाई है यहीं पे आपका गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि यहीं पे क्या है ब्लड वेसल्स की सप्लाई यहाँ पे दी होती है। एल्वियोलाई दे आर टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। अभी एनसीईआरटी में एक फैक्ट दिया एल्वियोलाई के बारे में, तुम जान के हैरान हो जाओ। देखो क्या लिखा है, अब देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, उसका मैंने क्रक्स यहाँ पर निचोड़ करके निकाल लिया कि आपको अगर आपको पता होगा तो आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होने वाला है। क्या है देखो क्रक्स, ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होता है, जो आपके रिब्स हैं, समझना बैड, यहाँ देखना डायग्राम, ये जो रिब्स है जो आपके लंग्स को कवर करने का काम करते हैं, ये जो रिब्स ये आपको दिख रहे हैं, ये तो स्कैपुला है वो अलग चीज है, ठीक है, ये आपका रिब्स है, ये क्या आपके रिब्स हैं जो लंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो चेस्ट कैविटी को बनाते हैं, ठीक है। देखना आगे बढ़ना, क्योंकि जो रिब्स है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, और जो डायफ्राम है, डायफ्राम देखना कहाँ पर है, ये जो आपका नीचे डायफ्राम जो बेस बनाता है, ये आपका डायफ्राम रेड कलर का, ये जो बेस बना रहा है ये क्या आपका डायफ्राम है। डायफ्राम जाएगा नीचे, ये जाएगा नीचे और जाएंगे ऊपर, जिससे क्या होगी जगह अंदर बढ़ेगी। देखना भाई डायग्राम से देखना, इसको फैक्ट समझ के याद नहीं करना है, डायग्राम से तुमको मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायफ्राम है नीचे, ठीक है, और आपके रिब्स हैं ऊपर, यहाँ पे ये ऊपर जाएंगे ये नीचे जाएगा, तो आपकी जो अंदर जगह है
जाहिर सी बात है बढ़ेगी बढ़ेगी। एक बार फिर देखना यहाँ पे देखो डायग्राम में, ये आपके रिब्स हैं, ये जाएंगे ऊपर और ये जाएगा नीचे, तो जो अंदर जगह है जिसको हम लोग चेस्ट कैविटी बोलते हैं, वहां पर स्पेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जगह खाली होगी तो अंदर कौन आ जाएगी, हवा आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, एयर एंटर्स द लंग्स। जगह जब खाली होगी तो जो हवा है वो आपकी अंदर लंग्स में आ जाएगी। अगला क्या है, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हवा अंदर बढ़ जाए तब क्या होगा, आपका जो रिब्स है वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे, डायफ्राम चला जाएगा ऊपर, डोम शेप का हो जाएगा, डोम मतलब ऐसे शेप का हो जाएगा, ये आपका डोम के शेप का हो जाएगा। चेस्ट कैविटी कम हो जाएगी, एयर कहाँ चली जाएगी, लंग से बाहर चली जाएगी, सिंपल है। अब इसी इनहेलेशन को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, इनहेलेशन देखना क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, इंस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, कई बार ये भी लिख करके आपसे सवाल वो पूछ लेता है, तो याद रखना इसको एक्सपीरेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्पिरेशन बोलते हैं। अब देखना भाई, जो हमारा आज का आखिरी टॉपिक क्या है तुम्हारा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अभी तक हमने देखो रेस्पिरेशन के बारे में बात बहुत ज्यादा कर ली है। तो अब देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद है पहले लेक्चर में, अगर बच्चे मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, तो हमने अलाइव है कोई चीज, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग कि हर एक प्रोसेस हम लोग को फील हम लोग को हो पाए। ठीक है, ऐसा कोई वजह नहीं पढ़ने की हर एक प्रोसेस हमको फील हो कि ये हमारे बॉडी में हो ही रहा है। ये सर्कुलेशन क्या है, वो चल रहा है तुम्हारी मर्जी के बिना। सर्कुलेशन क्या है, तुम्हारी मर्जी के बिना चल रहा है। वैसे क्या, रेस्पिरेशन भी, एनर्जी लगातार बॉडी में बन रही है और एनर्जी यूज हो रही है, लेकिन हमको पता नहीं, वो हमसे पूछ के काम नहीं होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, लगातार बोल रहा है, हमारी बॉडी में एनर्जी लगातार बनती ही जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है, और यूज भी हो रही है, वो हमसे पूछ नहीं रही है। उसको पता है कि हमको नीड है एनर्जी की, हमसे पूछे वो काम नहीं हो रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में बिना किसी हमारी मर्जी के बिना होता है, ठीक है, वो लगातार चलता ही रहता है, वैसे क्या है, कुछ चीजें आपको अपने लाइफ में बिना टेंशन के छोड़ देनी चाहिए। अभी थोड़ा सा दर्द वाली बात बोलूंगा, जैसे कि हमारी एक्स, जैसे कि आपकी एक्स, वैसे ही हमको, ठीक है, हर एक चीज लाइफ में ऐसे ही बिना टेंशन के छोड़ देनी चाहिए भाई, क्योंकि बहुत सारी क्या होती है चीजें जिनके बारे में सोचोगे तो कुछ ज्यादा आपका निकल के बाहर नहीं आ पाती है चीजें। ठीक है, तो क्या है तुम्हारा यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल। अब ऑक्सीजन को सेल्स के पास तक, सेल के अंदर क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल के पास तक ऑक्सीजन को लेकर के कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, लेकर के हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट जो हमारे आरबीसी में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द ब्लड। CO2 कैसे हो रहा है ट्रांसपोर्ट, डिसॉल्व फॉर्म में हो रहा है। हालांकि CO2 भी आरबीसी की हेल्प से होता है, लेकिन उतना डिटेल में हमको 10th क्लास में नहीं जाना है। तो अभी के लिए तुमको क्या जानना है कि CO2 आपका डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। अगला देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इफ द एल्वियोलर सरफेस इज स्प्रेड आउट, मतलब क्या है, अगर एल्वियोलाई के सरफेस को हम लोग खोल करके रख दें, ऐसे बिछा दें, तो क्या होगा, कितना हो जाएगा एरिया, 80 मीटर स्क्वायर। क्या तुम सोच पा रहे हो कितना एरिया है, एक BHK फ्लैट से भी बड़ा एरिया है ये, एक BHK फ्लैट से भी बड़ा एरिया, 80 मीटर स्क्वायर। इतना बड़ा एरिया अगर हम लोग एल्वियोलाई को खोल के स्प्रेड आउट करके रख दे तो जो बनाने वाले ने क्या बनाया है, इतनी छोटी सी बॉडी में इतना एरिया डाल दिया जो एक BHK फ्लैट से भी बड़ा है। सोच लो एक बार, सोचना इस बात को बैठ के घर में कि क्या बनाया उसने, कितना बड़ा साइंटिस्ट, कितना बड़ा, कितना होशियार आदमी बैठा है ऊपर। ठीक है, तो उस तरीके की यहाँ पे बात हो रही है। विदाउट हीमोग्लोबिन इट वुड टेक, अब देखो हीमोग्लोबिन के बिना इट वुड टेक 3 years फॉर ऑक्सीजन टू रीच द टोज बाय डिफ्यूजन। मतलब क्या है, अगर ऑक्सीजन केवल डिफ्यूजन से फ्लो करता तो 3 साल लगते ऑक्सीजन को यहां से, यानी कि यहां से लंग से यहां पर पहुंचने में। सोच लो। हाँ, अब देखना टोबैको, टोबैको उड़ान, ठीक है। स्मोकिंग डैमेजेस द सीलिया प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्मोकिंग से सबसे पहले क्या होता है नुकसान, सीलिया, सीलिया का काम बहुत इंपॉर्टेंट, सीलिया चीजों को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो क्या करता है आपका सीलिया को ही डैमेज कर देगा। स्मोकिंग देखना बट टोबैको से, टोबैको जो आपका स्मोकिंग में, स्मोक में होता है प्रेजेंट, ठीक है, जो आपका सिगरेट में होता है, इससे आपको लंग कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकते हैं। ये सबको पता है, ये तुमको भी पता है और ये मुझे भी पता है, और जो पीते हैं उनको भी पता है, क्योंकि उसका जो आपका जो पॉकेट होता है, जो उसका पैकेट होता है टोबैको का, उस पैकेट में भी ये चीजें लिखी हुई है कि आपका इतनी बड़ी बड़ी चीजें वहां पे हो सकती हैं। लेकिन लोग इतना एडिक्टेड हो चुके हैं कि वो मानने को तैयार ही नहीं इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ मेरे बताने से ये कुछ नहीं हो पाएगा। जब तुम उसको निकाल के पीते हो ना, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो भी उसको निकाल के पीता है तो उसके वो पैकेट में लिखा हुआ है सब चीजें। ठीक है, टोबैको किल्स। अब जो क्या लिखा, इतना डिटेल मुझे कैसे बताएं, अरे रोड पे पड़ा रहता है यार, मिल जाता है कहीं ना कहीं से, लिखा रहता है उसमें। कंक्लूजन, रेस्पिरेशन इज अ वाइटल लाइफ प्रोसेस। वाइटल मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज। ऑर्गेनिज्म परफॉर्म एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। मतलब क्या है, ऑक्सीजन होने या फिर ना होने पर डिपेंड करता है कि एरोबिक होगा
रेस्पिरेशन या फिर एनारोबिक होगा रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस is well developed and it plays a crucial role in the exchange of gases। यहीं से हमारा क्या हो चुका है, आज का ये चैप्टर पूरा हो चुका है। एक बार लास्ट में जो मुझे लाइन आई थी याद, वो लाइन में एक बार लास्ट में बोलना चाहूंगा, जिससे क्या हम लोग इस लेक्चर को आज खत्म करेंगे। जैसा कि हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की, वो हमसे पूछ करके नहीं होता है, उसकी टेंशन हमको लेनी नहीं होती है। वैसे ही क्या है, लाइफ में हमको कुछ चीजें बिना टेंशन लिए छोड़ देनी चाहिए, जैसे कि आपकी एक्स को। ठीक है, खत्म करते हैं इसी के साथ। दिल पे मत लेना भाई, किसी के पीछे मत पड़ना, क्योंकि पीछे पड़ने से क्या होगा, तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। इसलिए क्या है, जो जैसा है भाई रहने दो। ठीक है, जो तुम्हारा है वो कहीं जाएगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है उसको कितना भी रोक लो वो तुमको मिलने वाला नहीं है, वो चला ही जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में हम लोग। थैंक यू गाइस।